नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हमने कई सारे चैप्टर देख लिए थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम संविधान में इंटर करने वाले हैं। आज हम संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे स्टेट पीसीएस में भी और आईएएस वगैरह के एग्जाम में भी। इससे कई सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना का मतलब होता क्या है। जब आप कोई बुक लेके आते हैं घर पे, तो आप देखते हैं बुक के शुरू में एक इंडेक्स दिया होता है। इंडेक्स पढ़ के हम ये अनुमान लगाते हैं कि बुक में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो प्रस्तावना हमारा कुछ वैसा ही है कि जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें संविधान के बारे में आइडिया होता है कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। संविधान का हमारे स्वरूप क्या होगा, संविधान में क्या चीज़ हमको मिलेंगी, क्या चीज़ होगा। अगर कोई एक अजनबी इंसान पहली बार हमारा देश आ रहा है, अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारा देश पहली बार आ रहा है, और अगर उस इंसान को हमारे संविधान के बारे में आइडिया लगाना हो, तो हमारे सिर्फ संविधान की प्रस्तावना पढ़ ले, उससे उसका अनुमान लगा लेगा कि इस संविधान में क्या क्या होगा आगे। आइए हम उसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं। संविधान में एक चीज़ें हैं जो सब उसका पहला पन्ना है, जो उसका पहला पेज है, उसी में क्या लिखी गई है? प्रस्तावना लिखी गई है। अब प्रस्तावना में है क्या ऐसी चीज़, आइए देखते हैं। जो प्रस्तावना में पहली चीज़ है वो क्या है? हमारे संविधान का सार है। क्या है? संविधान का सार। इस संविधान को जो इतना बड़ा संविधान है उसको कुछ चंद शब्दों में समेटा गया है, वो उसका सार है। दूसरी बात क्या लिखी गई संविधान में? संविधान में तो उसका दर्शन दिखता है। जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या दिखता है? संविधान का दर्शन दिखता है, उसकी फिलॉसफी दिखती है। अगली बात क्या है? उसका परिचय दिखता है, उसकी भूमिका दिखती है संविधान का प्रस्तावना में। ठीक है। और प्रस्तावना आया कहाँ से? प्रस्तावना हमारे संविधान में कहाँ से इंटर हुआ? जो प्रस्तावना को लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कई किताबों में देखने को ऑस्ट्रेलिया मिलता है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों की बातें चलती रहती हैं, पर हम ध्यान समझेंगे कि जो हमारे संविधान में प्रस्तावना ली गई है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और जो प्रस्तावना की भाषा ली गई है, वो भाषा कहाँ से ली गई है? वो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो जो उसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जो संविधान में प्रस्तावना ली गई है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है। अब इसको लेके कौन आया था संविधान में? तो जवाहरलाल नेहरू जी। कौन लेके आया था? नेहरू जी लेके आए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 में उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से एक प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सामने, जिसको कब स्वीकारा गया? 22 जून 1947 को इसको स्वीकार लिया गया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार होता है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है, हमारा देश क्या होता है? संविधान को लागू कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है ना। तो ये 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब उस देश प्रस्ताव आया, कब उसको स्वीकारा गया, कब संविधान बन के तैयार हुआ, और कब संविधान को क्या किया? लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को क्या किया गया था? उसको लागू कर लिया गया था 1950 में, अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है। तो देखिए, संविधान आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, उसका जो पहला पेज होता है वो एक प्रस्तावना होती है। वरना अगर संविधान नहीं भी होगा तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, उसके जो पहले पन्ने पे प्रस्तावना लिखी होती है। तो प्रस्तावना कुछ ऐसी लिखी होती है। वो चालू कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, भारत को, वहाँ से चालू होती है। उसमें एक लाइन भी आती है कि कभी ये बन के तैयार हुआ और इसको हमने क्या किया? आत्मसमर्पित किया, अपने आप को ही क्या कर लिया? समर्पित कर लिया। ठीक है ना। तो संविधान प्रस्तावना को क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है और संविधान की कुंजी कहा गया है। तो अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, तो क्या बोलोगे आप? संविधान की प्रस्तावना को। पर ध्यान रहे, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर किसी पर्सन का नाम लेके आता है, अगर कभी ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुसार या फिर किसी व्यक्ति के अनुसार कुंजी किसको कहा गया है, आत्मा किसे कहा गया है संविधान की, तो आप क्या बोलोगे? आर्टिकल किसको बोलोगे? आप बोलोगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को क्या किया? अंबेडकर साहब ने क्या बोला है? ये क्या है? संविधान की आत्मा बोला है। आर्टिकल 32 को आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है? अंबेडकर जी ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है। पर अगर किसी व्यक्ति का बिना नाम लिए बात आती है, अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया और सीधे पूछा गया कि संविधान की आत्मा कहाँ है, किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? प्रस्तावना बताओगे। ठीक है। अब इसी में आगे देखते हैं। अब देखिए, हमें प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। ध्यान से देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहला क्या आता है? प्रस्तावना में 3 पार्ट होंगे। पहला क्या होता है? संविधान का स्रोत। हमें इसमें क्या चलता है पता? संविधान का स्रोत क्या है, हमें ये पता चलती है।
दूसरा क्या है, स्वरूप, हमें संविधान का स्वरूप चलता है पता, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, हमें ये पता चलता है। और तीसरी बात क्या चलती है पता, कि उसके उद्देश्य क्या है, जो हमारा संविधान है उसके उद्देश्य क्या है। तो उसके उद्देश्य की बातें, उसके प्रकृति की बातें और उसके स्रोत की बातें, तीनों बातें कहाँ चलती हैं पता हमको, प्रस्तावना में चलती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, संविधान का स्रोत। जो संविधान का स्रोत है वो किसे माना गया है, हम भारत के लोग। किसे माना गया है, हम भारत के लोग। तो भारत की जनता को क्या माना गया है, संविधान का स्रोत माना गया है। देखिए, जो हमारा संविधान है वो सबसे सुपीरियर है पूरे देश में। अगर सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण किताब है, पुस्तक है जो पूरा देश चलाता है, वो कौन चलाता है, संविधान चलाता है। पर संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, देश को चलाने की शक्ति कहाँ से मिलती है, संविधान से मिलती है। संविधान शक्ति कहाँ से मिलती है, जनता से मिलती है, पब्लिक से मिलती है, वहाँ के हम भारत के लोगों से मिलती है। ठीक है ना। तो संविधान का स्रोत क्या हो गया, वो है हम भारत के लोग, भारत की जनता, भारत की पब्लिक। तो संविधान शक्ति मिलती है किससे, भारत के लोगों से मिलती है। ठीक है। अब इसके स्वरूप के बारे में देखते हैं। जो स्वरूप में पहली बात कही गई है वो क्या कही गई है, कि संप्रभुता। क्या बोली गई है, संप्रभुता। ये शब्द है, संप्रभुता का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि आपके द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया हो, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, वो किसी के दबाव में नहीं लिया गया हो, वो स्वतंत्र रूप से लिया गया हो। अगर आपके निर्णयों में किसी के दबाव की झलक समझ में आती है तो आप एक संप्रभु देश नहीं हो। ये जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो हमारे सारे फैसलों में किसकी झलक दिखती थी, ब्रिटेन की दिखती थी। तब हम क्या थे, संप्रभु नहीं थे, है ना। तो संप्रभुता का मतलब ही होता है कि आपके किसी फैसले में किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है समाजवादी। क्या आता है, समाजवादी। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद का मतलब ये होता है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो सारे समाजवादी काम करेगी, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। किसके लिए करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। जैसे आप देखते भी हैं, जैसे जो हमारे यहाँ राशन मिलता है वो एक सरकार के द्वारा गरीबों के लिए एक स्कीम है। और जो रेलवे का प्रावधान है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रावधान है, ये सारी किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा हमारे पब्लिक के लिए किया जाता है। तो एक समाजवादी सरकार यही होती है ना। तो समाजवादी कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में दिखता है। फिर अगला क्या है, पंथ निरपेक्ष। क्या आता है, पंथ निरपेक्ष। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है धर्म निरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। दोनों का मतलब समझते हैं, मतलब सेम ही लगभग होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। पर हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमने धर्म निरपेक्ष को ना अपनाकर हमने क्या अपनाया है, पंथ निरपेक्ष अपनाया है। इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्या होगा, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। जो देश होगा उसका अपना धर्म कोई नहीं होगा, वो किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकता है, वो सभी धर्म को बराबर लेके चलेगा। उसके लिए हर धर्म बराबर होंगे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सब धर्म के लिए बराबर काम करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष। कि वो राज्य से, वो धर्म से क्या हो जाएगा, धर्म से दूरी तो नहीं बनाएगा, धर्म से वो हटेगा नहीं, पर वो सबको समान लेके चलेगा, सबको बराबर लेके चलेगा, वो किसी एक धर्म का नहीं होगा। ये है पंथ निरपेक्ष। फिर अगला आता है लोकतांत्रिक। क्या आता है, लोकतांत्रिक। देखिए लोकतांत्रिक का मतलब होता है, एक अब्राहम लिंकन का वो कोड भी है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया गया शासन क्या कहता है, लोकतंत्र कहलाता है ना। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिसके जो सर्वोच्च शक्ति कहाँ होती है, जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र यही होता है ना कि जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है, फिर वो जाके 5 साल के लिए चुन के जाते हैं और संसद में अपना काम करते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पे चीज़ें क्या होनी चाहिए, जनता के द्वारा काम की जाए, सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी जाए, लोकतांत्रिक होती है ना, वो कहा जाता है लोकतंत्र कहलाता है। फिर अगला आता है क्या, गणराज्य। गणराज्य या गणतंत्र जिसे आपने सुना होगा। गणराज्य का मतलब क्या होता है, ये समझ लेते हैं। गणराज्य का बेसिकली मतलब होता है कि जो आपके देश का हेड ऑफ पर्सन है, जो आपके देश का मुखिया है, वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वो उसका क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। जैसा कि हम ब्रिटेन में देखते हैं, जो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट है, वहाँ की रानी है, जो क्या होता है वहाँ पे वंशानुगत होता है। रानी के एक्सपायर के बाद राजा ने संभाल लिया पद, उनके बच्चे संभालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वंशानुगत है, एक के बाद एक संभाल रहे हैं। पर हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी राष्ट्रपति बनता है, हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। जो मुखिया हेड ऑफ जो पूरे देश का सबसे प्रमुख इंसान है वो कौन है, राष्ट्रपति। और उसका प्रॉपर क्या होता है, चुनाव होता है। वो 5 साल के बाद उनके बेटे आके नहीं बैठेंगे,
अगला चुनाव होगा और अगले लोग आएंगे, है ना। तो जहाँ पे क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट का क्या होता है, चुनाव होता है, वहाँ पे क्या होता है, गणराज होता है। और जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट का चुनाव नहीं होता है, वंशानुगत होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गणराज, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट का चुनाव नहीं होता वहाँ गणतंत्र नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया स्वरूप। अब आइए देखते हैं उद्देश्य, हमारे जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य बताती है कौन, प्रस्तावना। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात करती है जो हमारी उद्देश्य का बात करती है, प्रस्तावना बात करती है, वो करती है न्याय की बात करती है। हमारे संविधान में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। अगर कभी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पेपर में कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है, 3 तरह की न्याय की बात की गई है। पहला क्या है, सामाजिक न्याय। आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, कोई भी दिक्कत हो समाज में किसी भी तरह का सामाजिक न्याय मिलेगा। आपको आर्थिक न्याय मिलेगा, आपको राजनीतिक न्याय मिलेगा कि हर वर्ग के लोगों का राजनीति में बराबर प्रतिनिधित्व हो। आपको आर्थिक न्याय मिलेगा, कोई दिक्कत कहीं हो अर्थ के मामले में, पैसे के मामले में, वो चीज़ आपकी पूरी सुनी जाएगी। और समाज के मामले में अगर मान लीजिए कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय की बात की गई है, वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और एक धार्मिक भी हो जाए, है ना, तो आपको धार्मिक नहीं लगाना है। तो हमारे जो संविधान में धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, अगली बात आती है किसकी, स्वतंत्रता की, है ना, फ्रीडम की, आज़ादी की बात आती है। स्वतंत्रता, यहाँ पे बंदी लगा दो, किसकी बात आती है, तो कैसी स्वतंत्रता चाहिए हमको, विचारों की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की। अगर आप कहीं आ जा सकें, आप अपनी बात कह सकें, आप कुछ भी चीज़ सोच सकें, आप कोई भी धर्म को अपना सकें, अगर इसकी आज़ादी आपको है तो वही तभी यही चीज़, ये संविधान जो है आपको सुनिश्चित कराता है कि आपको ये सारी आज़ादी मिलेंगी, ये सारी स्वतंत्रता के अधिकार मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्या आता है, समता। अब समता का मतलब क्या होता है, ये भी एक बहुत यूनिक फीचर है। समता का मतलब होता है कोई भेदभाव नहीं है, आप सब चीज़ को समान करना। गरीब अमीर की जो चीज़ें हैं सबको एक भाव देखना, सबको एक समान देखना, है ना। कोई भेदभाव नहीं होगा कि किसी के पास ज़्यादा पैसे हों, किसी के पास कम पैसे हों, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, राज उसको अलग से ट्रीट करे। राज सबको बराबर ट्रीट करेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको समान मौके मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। इसे कहते हैं समता। ठीक है, फिर आता है अगला बंधुत्व। क्या आता है, बंधुत्व। भैया मुझे लगता है कि पूरे संविधान में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे उद्देशिका प्रस्तावना में अगर कोई सबसे बेहतर चीज़ है, एक है, तो वो क्या है, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, जो बिल्कुल नहीं दिखता है हमारे समाज में, जो होना चाहिए। हमारा समाज क्या है, हमारा जो देश है वो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला है, इतना विभिन्न कल्चर हमारे देश में है, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारी जातियाँ हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं, भाषाएँ हैं, कितना ज़्यादा यूनिक है, इसमें कितना विविधता है। अगर इसमें हम भाईचारे से नहीं रहेंगे, मेल मिलाप से नहीं रहेंगे, तो कैसे काम बनेगा। तो बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे से रहना, मेल मिलाप से रहना। ठीक है, ये हो गया बंधुत्व। फिर क्या था, राष्ट्र की एकता और अखंडता। 2 शब्द, एकता और अखंडता। जैसा भी हमने बताया आपको कि क्या एकता का मतलब एकजुट होकर रहना, यूनाइट होकर रहना, एक साथ रहना, सबको मिलजुल के रहना, वो क्या होती है, एकता। फिर दूसरा क्या, अखंडता। अखंडता का मतलब यही होता है जो हमने भी बताया, कितना बड़ा देश है, इतने सारे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जाति, धर्म, लोक, लिंग, हर चीज़ पाई जाती है। तो सबको कैसे रहना है, यूनाइट होकर रहना है, अखंड रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, आप सबको मिलजुल कर रहना है ना। अगली बात क्या कही जाती है, व्यक्ति की गरिमा। हमारा जो देश में, जो हमारे संविधान का अगला फीचर क्या है, उद्देश्य में क्या है, व्यक्ति की गरिमा। अब व्यक्ति गरिमा की बात क्या है, भाई सबका सम्मान हो। आप हर इंसान का एक पर्सनल सम्मान होता है, मान होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको ये कोई लाइसेंस नहीं मिलता, कोई आज़ादी नहीं मिलती है कि आप किसी इंसान के अधिकारों के, किसी के आप सम्मान में उंगली उठाओ, किसी को आप बेइज्जत करो, है ना। तो सबका सम्मान होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना है। तो ये क्या कहा जाता है, ये हमारे 6 क्या थे, उद्देश्य थे। तो हमारा ये 4 स्वरूप थे, संप्रभुता, समाजवादी, पन निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। ये हमारे प्रस्तावना, हमारे संविधान के क्या बताते हैं, स्वरूप बताते हैं। और ये सब क्या बताते हैं, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या हुआ। आइए इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन आता भी है, ये बहुत बड़ी बहस थी जब तक इसका सल्यूशन आया था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, संविधान का अंग है कि नहीं है। तो एक बहुत फेमस एक केस आया था, बेरुवारी संघ मामला आया था। बेरुवारी संघ 1960 में एक मामला आया था
कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। इसमें जो हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जब इसका जजमेंट आया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि संविधान का भाग नहीं है, जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, वो संविधान का अंग नहीं है। और जब संविधान का अंग नहीं है तो हम उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं? तो बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, और हम संविधान की प्रस्तावना में किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते हैं। बात ख़त्म। फिर कुछ 13 साल बाद एक निर्णय आता है, केशवानंद भारती हैं, जो हमारे पूरे देश के लिए माइलस्टोन फैसला साबित हुआ था। केशवानंद भारती, आज आप कोई भी केस अगर देखते हो तो इस केस की चर्चा हर जगह की जाती है। ये एक मतलब बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। तो केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदला। उन्होंने जो यहाँ पे बेरुवारी केस में जो उन्होंने कहा था उसको इन्होंने पलटते हुए क्या बोला? उन्होंने क्या निर्णय दिया कि संविधान, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, और संविधान क्या है? संविधान का जो प्रस्तावना है वो क्या है? वो संविधान का भाग है। वो क्या है? संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, और उसने उसमें संशोधन करने की शक्ति भी दे दी कि अगर ये संविधान का भाग है तो आप इसमें कुछ संशोधन कर सकते हो। पर एक चीज़ उन्होंने कहा कि आप संविधान में संशोधन तो करोगे, पर आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान में जो भी आप संशोधन करो, आपको ये ध्यान रखना है कि उसके मूल ढांचे में क्या है? आपको संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो संविधान को बदलने का, संविधान के प्रस्तावना को बदलने का अधिकार तो दिया गया, साथ में मूल ढांचे से कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। आपको संविधान में तब तक ही चेंज कर सकते हो, उसके प्रस्तावना में तभी तक आप कोई बदलाव कर सकते हो जब तक उसका मूल स्ट्रक्चर, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका एक जो मूल ढांचा है वो बदले ना। अगर उसमें मूल ढांचे पे कोई छेड़खानी होगी, कोई उसमें आ जाएगी, तो आपका जो संशोधन होगा उसको निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये बात कब कही गई? ये बात कही गई केशवानंद भारती के मामले में। इसके बाद क्या होता है? जब यहाँ पे अंग मान लिया गया संविधान का और सरकार को ये छूट दे दी गई कि हाँ आप इसमें संशोधन कर सकते हो, इसके बाद क्या होता है देखते हैं संशोधन के बारे में। तो पहली बार कब किया गया संशोधन? हम एक बात समझ लेते हैं कि संविधान में आज तक सिर्फ प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार किया गया है संशोधन। वो कब किया गया है? 1976 में किया गया है। ये कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। सिर्फ एक ही बार किया गया है। जब यहाँ पे उनको ये आज़ादी मिल गई, उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1976 में संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन, और इसमें 3 चीज़ जोड़ी। क्या चीज़ जोड़ी? 3 चीज़ जोड़ी। पहला क्या जोड़ा? समाजवादी। दूसरा क्या जोड़ा? पंथ निरपेक्ष। तीसरा क्या जोड़ा? अखंडता। अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ये तीनों शब्द हमारे मूल संविधान में थे कि नहीं थे, तो क्या लगाना है? आंख बंद करके लगाना है, नहीं थे। ये तीनों कब जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं, जो इकलौता संविधान का संशोधन है जो आज तक दोबारा नहीं, बस एक ही बार हुआ है ना। तो ये 3 शब्द क्या है? ये देखिए यहाँ पे समाजवादी है, ये समाजवादी है, और दूसरा क्या है? पंथ निरपेक्ष, ये है पंथ निरपेक्ष, और क्या? अखंडता। अखंडता ये है ना। ये 3 शब्द कब जोड़े गए? जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया। इसके पहले संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता था, क्योंकि बेरुवारी केस में संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, और ना ही से आप कोई चेंज कर सकते हो। फिर केशवानंद भारती वाले में उन्होंने अपने ही फैसले को बदला और ये ऐतिहासिक फैसला दिया। तब से जाके क्या हुआ? अब हो सकता है, पर इसके बाद कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है, बस वही 42वां हुआ था। उसके बाद उन्होंने कुछ से भी चेंज नहीं किया गया संविधान में हमारे। तो यही हमारे पूरे संविधान की उद्देश्य थी, प्रस्तावना थी, जिससे हमें पूरे संविधान के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया मिलता है कि संविधान में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान में क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो यही इसका एक प्रारूप था, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इससे आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो आज यहाँ तक के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर आएंगे नई क्लास को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।